हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि उनका एग्ज़ाम 23rd को है और उनके लिए मैं जेनेटिक एनालिसिस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन डिस्कस करूं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि तीनों टॉपिक्स में एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और तीनों टॉपिक्स पे यानी कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तीनों पे अलग अलग वीडियो अलग अलग दिन अपलोड होगी। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन की, ये सब आते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, अब ये किस चीज का नाम है? तो क्या होता है कि नॉर्मली जब भी पेरेंट्स अपनी जीन्स को जो प्रोजेनी होते हैं उनमें ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर, क्योंकि वो ऊपर से यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी तक नीचे तक आ रहा है, तो वो होता है वर्टिकल। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स दोनों शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल जीन ट्रांसफर भी। तो वर्टिकल कैसे शो करेंगे? बाइनरी फिजन के थ्रू वो डॉटर सेल को दे देते हैं जीन्स। बट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वो शो करते हैं जब वो ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं, यानी वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को जीन ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जो दूसरा इंडिविजुअल है वो उसका प्रोजेनी नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो है प्रोकैरियोट्स के केस में ये प्रोसेस होती है। यूकैरियोट्स में आप हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर नहीं देख पाओगे, प्रोकैरियोट्स में ये होती है। यूकैरियोट्स का क्या बताया, वर्टिकल जीन ट्रांसफर वो शो करते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी के टाइप्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। समझ आई ये बात? तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर आई थिंक कि आपको समझ आ गया हो सबको। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से भी पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ यूज की जाती है। जैसे एक टर्म होती है जिसे बोला जाता है एक्सोजिनोट, एक होती है जिसे बोला जाता है एंडोजिनोट, तो ये मैं पहले बता देती हूँ ये होता क्या है। और एक होता है जिसे बोला जाता है मीरोजाइगोट, मीरोजाइगोट। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है? तो एक्सोजीनोट, एक्सो का मतलब है बाहर से, जीनोट का मतलब जीनोम। तो जो बाहर से जीन या जीनोम या डीएनए फ्रेगमेंट जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है, यानी डोनर से रेसिपिएंट में जो चीज जा रही है उसे एक्सोजीनोट बोलते हैं, यानी फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए है जो एंटर कर रहा है डोनर से रेसिपिएंट में, उसे हम एक्सोजिनोट बोलते हैं। अब एंडोजिनोट की बात करोगे तो ये उसका ऑपोजिट होता है। एंडो मतलब पहले से अंदर प्रेजेंट है, तो ये मेनली उस रेसिपिएंट बैक्टीरिया का रेसिपिएंट बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है। खुद का जीनोम एंडोजिनोट होगा, बाहर से जो आया वो एक्सोजिनोट होगा। और मीरोजाइगोट क्या होता है? अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो ये एक्सोजिनोट बाहर से एंटर करा है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तो कभी कभी उसके अंदर कुछ ऐसी अलील्स भी होती हैं, ऐसी जीन्स की अलील्स भी होती हैं जिन जीन्स की अलील्स पहले से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो अलील्स पहले से प्रेजेंट है, एक और आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है जिसने रिसीव किया एक्सोजिनोट को, वो डिप्लॉयड हो जाता है फॉर सम ऑफ द जीन्स और बाकी जीन्स के लिए डिप्लॉयड नहीं रहता है, तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिप्लॉयड। तो मीरोजाइगोट का मतलब होता है पार्शियल डिप्लॉयड, पार्शियल डिप्लॉयड, पार्शियल डिप्लॉयड या मीरो डिप्लॉयड भी आप इसे बोल सकते हो। कुछ जीन्स के लिए डिप्लॉयड है क्योंकि वो जीन्स एक्सोजिनोट से आ गई हैं और पहले से भी उसमें से कुछ उनकी फॉर्म्स, अलील्स जो थी वो एंडोजिनोट में भी प्रेजेंट थी।
तो कुछ जीन्स के लिए डिप्लॉइड है, बाकी सबके लिए हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का, वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही हुआ था। और आप सबको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी करी थी ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने। ग्रिफिथ ने 1928 में जो स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर काम किया था। ठीक है, वो काम क्या था वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ आपको बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपटेक होता है। अपटेक किस चीज का? अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। अब नेकेड डीएनए का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही है जो एंटर करता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बाकी पूरा बैक्टीरिया जो है वो बाहर ही रहता है। मतलब जिसने भी डोनेट किया अपना डीएनए वो बाहर ही रहता है या फिर वो मर चुका होता है। ठीक है, मोस्ट केसेस में वो मर चुका होता है। तो क्या होता है, एक मीडियम होता है, उस मीडियम के अंदर एक बैक्टीरिया मर गया है, उस बैक्टीरिया ने अपना डीएनए जो है मीडियम के अंदर छोड़ दिया है। अब उस मीडियम के थ्रू वो डीएनए जो है किसी और बैक्टीरिया, जो लाइव बैक्टीरिया, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस के केस में हो रहा था जो ग्रिफिथ ने देखा था, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाली बात। ठीक है, क्लियर है? तो अपटेक होता है नेकेड डीएनए का, नेकेड डीएनए का फ्रॉम द मीडियम, जो भी सराउंडिंग मीडियम होगा लाइव बैक्टीरिया के या रेसिपिएंट बैक्टीरिया के आसपास, वहां से नेकेड डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा। अब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, बट नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन काफी रेयर होती है, या हमें ट्रांसफॉर्मेशन करवानी पड़ती है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने सुना होगा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं उसके थ्रू, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, सुना होगा अगर आपने तो। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है उसे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सेल का सरफेस है उसमें पोर्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन इसीलिए बोलते हैं, पोर्स बन जाते हैं। उन पोर्स से क्या हुआ, बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो गया। अब यहाँ एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट, यानी वो डीएनए जो मीडियम के अंदर है उसे टेकअप करने के कैपेबल हो गया है। ठीक है, उसके अंदर वो एबिलिटी आ गई है। तो जब बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो जाएगा तभी वो नेकेड डीएनए को अपटेक कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू आर्टिफिशियली भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं। अब ये जो कॉम्पिटेंसी होती है, या तो बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट है तभी वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा, अगर उसके अंदर नेचुरली नहीं प्रेजेंट है तो हम आर्टिफिशियली उसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आर्टिफिशियली? जैसे इस केस में, इलेक्ट्रोपोरेशन के केस में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो उसे आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये पूरी प्रोसेस में, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया आपके पास पहले से ही कॉम्पिटेंट है, वो नेचुरली कॉम्पिटेंट है मान लेते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है, ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है। क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा? उन्हें बोलते हैं कॉम्पिटेंस फैक्टर्स। कॉम्पिटेंस फैक्टर्स, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स जो कि कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को डीएनए को अपटेक करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट, क्या चीज फैसिलिटेट करेंगे? बाइंडिंग ऑफ फ्री डीएनए। जो फ्री डीएनए मीडियम के अंदर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है उसकी बाइंडिंग टू द सेल सरफेस ऑफ द रेसिपिएंट सेल। ठीक है, तो रेसिपिएंट सेल के सरफेस पे उस फ्री डीएनए की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अगर एक बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट है नेचुरली तो वो कॉम्पिटेंस प्रोटीन्स बनाएगा, फैक्टर्स बनाएगा, जो फ्री डीएनए आसपास है मीडियम में उसे सेल सरफेस पे बाइंड करने में हेल्प करेगा। और जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो कुछ पोर्स के थ्रू डीएनए जो है वो अंदर चला जाएगा उस रेसिपिएंट बैक्टीरिया के। आई होप कि आपको ये बेसिक प्रोसेस जो होती है वो इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ आ गई हो। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं।
तो कभी कभी क्या होता है कि कॉम्पिटेंस फैक्टर्स के अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उन प्रोटीन्स को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेसोम्स। ट्रांसफॉर्मेसोम्स। तो कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेसोम्स भी बनाते हैं। ये क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। अब क्या होगा, जो डीएनए अंदर एंटर कर रहा है उसे कुछ पर्टिकुलर पैकेजिंग के थ्रू अंदर भेजा जाता है, वरना बैक्टीरिया, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया, उसके जो आसपास का एरिया अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें अगर कोई न्यूक्लिएजेस होंगे तो वो उस डीएनए को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो वेसिकल्स की फॉर्म में भी उस डीएनए को अंदर भेजा जाता है। या फिर क्या होता है, कोई कोई बैक्टीरिया अपटेक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अपटेक सीक्वेंसेस जो है वो जो फ्री डीएनए है, जो आउटसाइड मीडियम में प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जो मीडियम में डीएनए है उसके अपटेक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करे। अगर उसे लगता है कि ये वाला डीएनए का अपटेक सीक्वेंस को मैं जानता हूं तो वो उसे अपटेक करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया इनको भी यूज करते हैं फॉर द अपटेक ऑफ एक्सटर्नल डीएनए या फिर जो फ्री डीएनए आउटसाइड प्रेजेंट है। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो क्या है कि एक सेल जो है उसकी लाइसिस हुई। लाइसिस का मतलब सेल डेथ हुई, जिसकी वजह से उसका डीएनए जो है वो बाहर गिर गया। ठीक है, वो मर गया है, उसके बाहर की आउटर बाउंड्री वगैरह रप्चर हो गई है, तो उसका डीएनए जो है वो बाहर आ गया है। इस डीएनए को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए। ठीक है, और क्या है हमारे पास? हमारे पास एक रेसिपिएंट डीएनए है। ये सेल कौन सा था? डोनर सेल था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेसिपिएंट सेल की। रेसिपिएंट सेल, ठीक है, इसके पास खुद का भी एक डीएनए होगा, एंडोजिनोट, और ये क्या है? एक्सोजिनोट है। ठीक है, अब ये कुछ कॉम्पिटेंस फैक्टर रिलीज करेगा। वो फैक्टर्स कुछ प्रोटीन होते हैं जो सेल के सरफेस पे बाइंड कर जाते हैं। So this is the protein that I am making is the competence factor। ठीक है, competence factor है ये। This is the bacterial chromosome। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, competence factor जो है वो डीएनए से बाइंड कर जाएगा। तो ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम, ये कॉम्पिटेंस फैक्टर, इससे वो डीएनए आके बाइंड कर गया जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट था। बताया था ना, कॉम्पिटेंस फैक्टर जो है वो डीएनए को पकड़ने में हेल्प करता है, सेल सरफेस के पास लाने में हेल्प करता है। तो दिस स्टेप इज नोन एज बाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए होगी टू द कॉम्पिटेंस फैक्टर और एनी अदर प्रोटीन विच इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये डीएनए अंदर चला जाएगा। तो ये बैक्टीरिया था, ये उसका खुद का क्रोमोसोम था, ये कॉम्पिटेंस फैक्टर था, जो डीएनए है वो अंदर चला जाएगा। अब आप नोट करोगे पूरा डीएनए अंदर नहीं जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड अंदर जाता है, दूसरा स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है। या फिर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर चला जाएगा, बट उसका एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाएगा सेल के अंदर ही और एक बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ वन स्ट्रैंड एंड अपटेक ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस सेल ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ले लिया। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा? वो जो बैक्टीरिया था, थोड़ा बड़ा करके बना रही हूं मैं, इसके अंदर ये रहा कॉम्पिटेंस फैक्टर, वो छोटा वाला एक फ्रेगमेंट डीएनए का डिग्रेड हो गया बाहर मीडियम में। दूसरा जो था वो आके बाइंड कर जाएगा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन पे जो उसे मिलेगा उस पर्टिकुलर एंडोजिनोट में। ठीक है, तो उसके आसपास आके बाइंड कर जाएगा। अब क्या होगा कि दोनों में से एक, देखो यहाँ 3 स्ट्रैंड हो गए, अब 3 स्ट्रैंड तो पॉसिबल नहीं है, तो एंडोजिनोट में से एक स्ट्रैंड डिग्रेड कर दिया जाता है, उतना पोर्शन जितने में ये एक्सोजिनोट आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया का सेल, ये उसका क्रोमोसोम, यहाँ पे आके वो, यहाँ मैं बना रही हूँ ऐसे आपको दिखा देती हूँ, इतना रीजन है जो एक्सोजिनोट का था। ठीक है, और बाकी एंडोजिनोट का। तो एक्सोजिनोट जो है वो जाके क्या शो करेगा? यहाँ पे होगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जहां भी होमोलॉजी मिलेगी वहां पे रिकम्बाइन करके
डीएनए जो है, जो ये एक्सोजिनोट है, वो एंडोजिनोट के कुछ पोर्शन को हटा देगा और खुद बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सोजिनोट है वो डिग्रेड हो चुका है, या फिर अगर अंदर जा चुका है, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में, तो एक स्ट्रैंड उसका अंदर जाके डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो ऐसे ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम, उस टर्म को बोला जाता है हेट्रोडुप्लेक्स। हेट्रोडुप्लेक्स। अब इसके अंदर क्या होता है? हेट्रोडुप्लेक्स का मतलब है कि दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के और दोनों अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, इसे बोलते हैं हेट्रोडुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, एक्सोजिनोट जो है उसकी कोई अलील थी, मैंने बताया था, उसकी कोई अलील है, एंडोजिनोट की कोई और अलील है, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो बनते हैं उस पूरे एंडोजिनोट वाला जो वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मीरोजाइगोट जो बन रहा है, उसके अंदर उन्हें बोलते हैं हेट्रोडुप्लेक्स। तो हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये जो हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्मेशन है, ये एक मिसमैच की तरह कंसीडर की जाती है। मिसमैच पेयर, बेस पेयर मिसमैच है क्योंकि कोई अलील होगी, मान लो यहाँ कोई अलील थी, ज्यादातर डीएनए तो मैच कर गया है, बस एक अलील थी जो मैच नहीं कर पाई है, तो यहाँ बल्ज की फॉर्म में दिख जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बाइंड नहीं कर पाई, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री वो सीक्वेंस शो नहीं कर रही है, तो वहां पे मिसमैच बेस पेयर होते हैं। बट ये मिसमैच बेस पेयर जो होते हैं ये डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू रिपेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए रिपेयर हो जाता है, तो एक प्रॉपर मीरोजाइगोट बन जाता है। आई होप कि आपको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस समझ आ गई हो। अब मैं आपको ब्रीफली एक बार बता दूं, एक और प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग क्या होता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो पूरे जीन्स का लोकेशन है, ठीक है, उनकी जो सीरीज है उसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू भी मैपिंग की जा सकती है, यानी जीन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कौन सी जीन कहाँ आएगी, किस जीन के बाद आएगी, उसकी लोकेशन पता चल जाती है। बट मैपिंग के लिए आपको दो चीजें याद रखनी होती हैं। अगर दो जीन्स काफी क्लोज हैं, ठीक है, इफ टू जीन्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, अगर वो काफी पास पास हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन साथ में होगा, ठीक है। ये ऑब्वियस बात है कि अगर वो साथ साथ में है तो दोनों साथ में ही एंटर करेंगी बैक्टीरिया के अंदर, रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो दो जीन्स पास में है तो उनका को ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर दो जीन्स फार अपार्ट हैं, काफी दूर हैं, अगर वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होंगी तो वहां पे क्या होगा, को ट्रांसफॉर्मेशन जैसी प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अगर वो दूर हैं तो उनको एक एंटर करने में, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने में टाइम लगेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जीन्स का लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन बोला है, उसमें बोला है 3 जीन्स दे रखी है ए बी सी, और बोला है कि ए और बी जो है कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो एफिशिएंसी होती है उसे चेक करते रहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई है वो चीज चेक करते रहते हैं। तो उसके दौरान ही पता चलता है कि अगर मान लो ए बी सी 3 जीन्स हैं, ए और बी वाले जो हैं इनके रिकॉम्बिनेंट्स अगर देखे गए तो वो मान लो 50% आ रहे हैं, 56% आ रहे हैं, ठीक है। और ए और सी के देखे गए तो वो 6% आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 56% चांसेस हैं ए और बी के साथ में रहने के, यानी वो काफी पास पास हैं वो जीन्स, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ में हो रहा है, को ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि जीन्स का सीक्वेंस ए बी सी होगा, ए बी के पास होगा और सी से दूर होगा। आई होप कि आपको ये मैपिंग वाली प्रोसेस भी समझ आ गई हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं नेट में वो आते हैं ट्रांसडक्शन वाली मैपिंग से रिलेटेड। तो वो ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन वाली मैपिंग वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, उनके बारे में भी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। स्टे ट्यून्ड, हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में भी। थैंक्स अ लॉट।